हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। मेरा नाम रिंकी मिगलानी है और मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ। आज की इस ई लर्निंग क्लास के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रोलिंग के ऊपर। हमारा कंट्रोलिंग का ये जो टॉपिक है ये हमारे बीकॉम के BBA के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी ये टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले लास्ट वर्किंग क्लास के अंदर मैंने आप सभी को मैनेजमेंट के बारे में बताया था, तो आज मैनेजमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक कंट्रोलिंग हम शुरू करेंगे। तो आइए चलिए इसे शुरू करते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है। मैनेजमेंट का सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो कंट्रोलिंग माना जाता है। मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो हमारी शुरू हुई थी प्लानिंग से, नियोजन से, जिसके अंदर हमने ये देखा कि व्हाट वी वांट टू अचीव, हमने क्या अचीव करना है, हमने किसी काम को कैसे करना है। उस कैसे का संबंध था हमारे संगठन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके अंदर हम लोगों ने जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनके अधिकार, उनके जितने कर्तव्य थे उनको तय किया, सबको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने क्या काम करना है, किसे उन्हें रिपोर्ट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने मदद ली स्टाफिंग की, सदस्यों की, क्योंकि बिना किसी भी मैन पावर के हमारा कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। उस मैन पावर को काम करने के बाद हमने डायरेक्टिंग की, उन्हें निर्देश दिए कि उन्हें वो काम कैसे करनी है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने उन्हें वर्क को अलॉट कर दिया, बट नाउ अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो उन्हें काम दिया क्या उन्होंने वैसा काम किया या नहीं किया, और अगर किया तो क्या उनके काम में कहीं कोई कमी तो नहीं रही। इसकी शुरुआत होती है हमारी कंट्रोलिंग से। जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, मतलब कि प्रक्रिया है जो हमारी लगातार चलती रहती है। इट मीन्स नियंत्रण करने का जो काम है वो कभी भी नहीं रुकेगा। इसके अंदर हम लोग कुछ कदम उठाएंगे, टेकिंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाएंगे। क्या कदम? जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल मतलब जो हम लोगों ने वास्तविक में काम किया, और जो हमारे डिजायर रिजल्ट्स हैं, इट मीन्स जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, उन्हें हम लोग इकट्ठा लेकर आएंगे। लेकिन कैसे लाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड का मतलब है एक बेंचमार्क कि क्या चीज हम लोग या कहां तक हम लोग अचीव करना चाहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड जो सेट किए जाएंगे ये हम लोग करेंगे सेट योग्यता के अनुसार। क्या मतलब है यहाँ पर योग्यता का? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने अपनी संस्था के कर्मचारियों को ये बोला कि उन्होंने 1 महीने के अंदर 3 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगर उनके अंदर योग्यता 3 लाख यूनिट्स को प्रोडक्शन करने की नहीं है तो इट मीन्स जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किए वो मेरे गलत थे, क्योंकि वो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं थे। स्टैंडर्ड सेट करने का काम हमारा शुरू होता है हमारी प्लानिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे? हमने उन्हें काम दे दिया कि उन्हें 1 महीने के अंदर 2,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ये तो था हमारा डिजायर रिजल्ट जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या काम किया या हमने उनका काम चेक किया, तो हमें पता चला कि उन्होंने 2 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। इट मीन्स 50,000 यूनिट्स की जो डेविएशंस है, जो कमी है, अब हमने उसको दूर करनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ये डेविएशंस आए। हो सकता है हमारा ये जो एक्चुअल रिजल्ट है ये हमारे डिजायर रिजल्ट के बराबर भी हो सकता है, डिजायर रिजल्ट से ज्यादा भी हो सकता है, और डिजायर रिजल्ट से कम भी हो सकता है। अगर हमारी कंपनी के कर्मचारी 2,50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर देते हैं तो इट मीन्स हमारा एक्चुअल और डिजायर रिजल्ट इक्वल है। हम उन्हें थोड़ा सा और मोटिवेट करेंगे कि वो और ज्यादा अच्छा काम करें। लेकिन अगर उन्होंने 2,50,000 यूनिट से कम प्रोडक्शन किया तो इट मीन्स जो 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं हुआ वो थी उनकी कमी, और इसके लिए हम लोग कदम उठाएंगे ताकि वो भविष्य में गलती ना हो। इसके अलावा मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। हम लोग अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में बच्चों के लिए कुछ टेस्ट रखते हैं, वीकली लेते हैं, मंथली लेते हैं, ठीक है। अब वो जो टेस्ट है हम लोग वो क्यों लेते हैं? What I am trying to check, मैं क्या चीज चेक करना चाहती हूँ? मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने जो भी बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाया या जो भी बच्चों ने सिलेबस कवर किया
क्या वो सिलेबस उन बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। उस टेस्ट के थ्रू मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या उनके अंदर किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्यवाही की जरूरत है या नहीं। अगर उनके रिजल्ट्स में नंबर अच्छे नहीं आए, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मैं कुछ कदम उठाऊंगी कि उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो। या तो उन्हें अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस दूंगी, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी, ताकि बच्चों की जो वो कमी है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग का मतलब किसी को दबाना नहीं है, किसी को कोई डराना नहीं है, बल्कि कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारा बेंचमार्क है, बस वो हमारा जो है पूरा हो जाए। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग का अर्थ। अब हम देखेंगे नियंत्रण की विशेषताएं कि कंट्रोलिंग की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो क्या हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो कंट्रोलिंग है, भले ही ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया का लास्ट फंक्शन है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि यही वो कार्य है, यही वो स्टेप है जहां पर हम लोग चेक करते हैं कि हमने जो काम प्लान किया था, जिसकी हमने योजना बनाई थी, क्या हमारा वो काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती। इसका मतलब क्या है, आपका कोई भी एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो आप लोगों ने पूरा कर लिया, आपने उस पर पूरा नियंत्रण किया, आपके एक्चुअल रिजल्ट्स और डिजायर रिजल्ट्स अचीव हो गए, इक्वल हो गए, आपका काम पूरा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या भविष्य में हमारा कोई और गोल नहीं होगा। एक लक्ष्य के खत्म हो जाने के बाद हमारा कोई ना कोई और दूसरा लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे, हम लोग फिर से स्टैंडर्ड सेट करेंगे, और अगर कोई कमी होगी तो हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वो जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं, या जो डेविएशंस निकालनी है, या जो उन कमियों को दूर करना है ताकि वो भविष्य में गलती ना हो, ये लगातार चलती रहेगी। इसलिए कंट्रोलिंग हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट, लुकिंग फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आपको इसके अर्थ में बताया कि हमारा जो ये कंट्रोलिंग है, इसका अर्थ है भविष्य की ओर देखना। भविष्य की ओर देखने का मतलब है कि हमने प्लानिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया था जो हम लोग अचीव करना चाहते थे, लेकिन अगर हमने वो स्टैंडर्ड सेट नहीं किए, या हमारी वो परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड नहीं हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं ताकि वो भविष्य में गलती ना हो। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही हम ये कहेंगे कि कंट्रोलिंग का मतलब है भविष्य की ओर देखना। फोर्थ पॉइंट, परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का मतलब होता है सार्वभौमिक। हमारा जो नियंत्रण है, ये एक सार्वभौमिक कार्य है। सार्वभौमिक का कार्य का मतलब है कि नियंत्रण का इस्तेमाल हमारे हर प्रकार के संस्थानों में किया जाता है, हर प्रकार के स्तरों में इसका यूज किया जाएगा, चाहे वो हमारा टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे हमारा लो लेवल हो। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी संस्था नहीं होती जहां पर हमें सुपरविजन करने की जरूरत ना हो, या कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए ये हमारा एक परवेजिव फंक्शन है जो हमें हर जगह पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। हम लोग कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया कि कंट्रोलिंग के अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। मतलब हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने वर्क की जो प्रोग्रेस है उसको हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, ताकि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, और अगर कोई कमी हो तो हम लोग उसको दूर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कंसेप्ट। कंट्रोलिंग के अंदर हम कर्मचारियों पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको कोई भी डराएंगे या धमकाएंगे, बल्कि हम लोग उनके ऊपर एक सुपरविजन करते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो जो है अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। क्योंकि कर्मचारियों के मन में एक ये डर होता है कि उनके काम को चेक किया जाएगा, इसलिए उनकी भी कोशिश रहती है कि हम अपना काम जो है अच्छा करें, क्योंकि अगर वो काम अच्छा करेंगे तो नेचुरल सी बात है हम लोग भी उन्हें कोई ना कोई रिवार्ड देंगे। तो उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमारे काम को चेक किया जाएगा,
अच्छा काम करेंगे तो हमें जो है और कोई रिवार्ड दिया जाएगा, लाइक उनकी कोई प्रमोशन कर दी जाएगी, तो उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का भी ये एक टूल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट सप्रेसिंग एम्प्लॉइज। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि कंट्रोलिंग का अर्थ किसी भी कर्मचारी को दबाना नहीं है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कर्मचारियों को प्रेरित करना। क्या मतलब है इसका? सूरज की किरणें हैं, फॉर एग्जाम्पल सूरज की किरणें जो हैं वो हमें हमेशा ऊपर उठने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। उसकी किरणें हमें ये कहती हैं कि हमें भी जो है हर रोज नया कुछ ना कुछ करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें, नेगेटिव पॉइंट को देखें, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि सूरज की किरणें हमें पनिश कर रही हैं। वो पनिशमेंट नहीं है, वो पनिशमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक इसी तरीके कंट्रोलिंग में हम लोग दूसरों को दबाते नहीं हैं, डराते नहीं हैं, बल्कि हम लोग प्रेरित करते हैं कि भविष्य में हमारी वो गलती ना हो जो इस समय वर्तमान में हमसे हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। कंट्रोलिंग के अंदर ये हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच भी है और एक नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये है, पॉजिटिव अप्रोच हमें ये कहती है कि हमने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना है, और नेगेटिव अप्रोच ये कहती है कि हमने जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज होने से बचाना है, चाहे हमें इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से प्रेरित क्यों ना करना पड़े। लेकिन अल्टीमेट मोटिव वही है कि कर्मचारियों को प्रेरित करना है कि जितने भी हमारी संस्था के संसाधन हैं उनका हम लोग बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइजेशन करें, ताकि वो भविष्य में गलती भी ना हो, हमारे टाइम की, हमारी मनी की बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। लास्ट पॉइंट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग का भी यही मतलब है कि कोई भी हम जब काम करें उसके पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। कंट्रोलिंग भी हमारी एक लक्ष्य प्रेरित प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि कंट्रोलिंग हम क्यों करते हैं, नियंत्रण हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग किसी ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो लक्ष्य हमारा पूरा हो। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हो सकता है बीच में कुछ कमियां रहें, हम लोग उस कमी को चेक करेंगे। वो चेक हमने कैसे करना है? या तो काम के दौरान या काम के बाद, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि काम के दौरान हम लोग उसको चेक कर पाए, ताकि वो गलती हमारी बाद में ना हो। तो ये थी हमारी नियंत्रण की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल। अब हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, वो है हमारे नियंत्रण के उद्देश्य। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आखिर हम लोग कंट्रोलिंग करते क्यों हैं, हम लोग नियंत्रण करते क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएट द वर्क प्रोग्रेस। वर्क प्रोग्रेस, कार्य की प्रगति का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने बार बार एक ही बात को डिस्कस किया कि नियंत्रण के अंदर हम लोग अपने काम को चेक करते हैं कि क्या हमारा काम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइमली उनके ऊपर सुपरविजन करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो काम है, वो किस प्रगति से हो रहा है। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल दिया कि हम लोग कॉलेजेस के अंदर जो ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इसका करवाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो जो बच्चों का सिलेबस हो रहा है, क्या उस अकॉर्डिंग बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो क्या कमी है, हम लोगों ने उसको दूर कैसे करना है। दूसरा पॉइंट, हेल्प इन सुपरविजन। देखो बेटे, जितने भी काम होते हैं या जितने भी हम कर्मचारियों को काम देते हैं, हम उनके ऊपर टाइम टू टाइम सुपरविजन करते हैं। कई बार बड़ी बड़ी संस्थाओं में हम लोग इनके लिए अलग से सुपरवाइजर भी रखते हैं, या कई बार फंड्स की कमी होती है तो मैनेजर्स को ही जो है सारा काम सुपरवाइज करना पड़ता है। लेकिन इस सुपरविजन की वजह से उनका टाइम, उनकी मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। यहीं वो समय अगर दूसरे कामों में लगाएं तो शायद संस्था की और ज़्यादा उन्नति होगी। तो अगर कंट्रोलिंग की जाए समय समय पर, तो कर्मचारियों के दिमाग में ये डर होता है कि उनका काम चेक किया जाता है। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना काम शुरू से ही कोशिश करते हैं कि उनके काम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। तो वो क्या करेंगे, जितने भी मैनेजर्स हैं उनको सुपरविजन करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें बार बार उनके काम को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो उस समय को अन्य कार्यों में लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट,
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संस्था के जो संसाधन होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और प्रत्येक संस्था की कोशिश यही रहती है कि उन संसाधनों का बढ़िया यूज किया जाए। लेकिन वो यूज कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की मदद से, नियंत्रण की मदद से अगर हम लोग उनके काम को चेक करेंगे तो सबको पता है कि सबका काम चेक किया जाएगा, तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि उसके काम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। तो इट मीन्स जो भी संस्था के कीमती संसाधन हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोटिवेट द एम्प्लॉयज। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंट्रोलिंग के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम कर्मचारियों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। अच्छा काम करने के लिए हम लोग उनको पॉजिटिव तरीके से कोशिश रहती है कि उन्हें मोटिवेट करें, ताकि उनकी कोई प्रमोशन कर दें, उन्हें कोई रिवॉर्ड दे दें, सबके सामने उनकी कोई प्रेस कर दें। तो कर्मचारियों को ये लगता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाएगा, जिससे वो बेटर काम करते हैं, मतलब जो भी डेविएशंस हैं, जो भी गलतियां हैं वो कम होगी। तो कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों को प्रेरित करना, ना कि उन्हें दबाना। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग के अंदर हमारी जो भी कमियां रही, हम कोशिश करेंगे कि वो कमियां हमारी भविष्य में रिपीट ना हो। इसके लिए हम लोग समय समय पर सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी बताया कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो हम लोग जो है वो कमी दूर करेंगे, ताकि फाइनल एग्जाम्स तक उस बच्चे के अंदर वो कमी ना रहे। चाहे तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, गाइडेंस देंगे, उसको नोट्स बना कर देंगे, कुछ भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी ये कमी दूर हो जाए और भविष्य में उससे ये गलती ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब सेम वही बात आ गई कि कोई भी नियंत्रण क्यों किया जाता है? किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ऐसे ही प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, उस काम से रिलेटेड हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोग उन स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। अब वो काम हमारा अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोलिंग, ताकि हमारा वो जो उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है, वो हमारा पूरा हो। लास्ट पॉइंट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। कंट्रोलिंग जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है लागतों को कम करना। जितने भी अब तक हमने उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, अगर ये हमारे सारे अचीव हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारी संस्था की जो लागत है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपके संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है, कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, काम में किसी भी प्रकार की डेविएशंस नहीं आ रही, तो इट मीन्स क्या है? अपने आप ही जो लागत है वो कम होगी, और लागत कम होगी तो संस्था के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। संस्था के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मार्केट में संस्था की गुडविल भी बढ़ेगी, और हो सकता है कर्मचारियों को भी हर प्रकार से मोनेटरी जो इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये थे हमारे नियंत्रण के उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारी कंट्रोलिंग की प्रक्रिया, कंट्रोलिंग की प्रोसेस। अब तक हमने पढ़ा नियंत्रण क्या है, नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं, हम लोग नियंत्रण क्यों करते हैं। बट नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ? हम लोग इस नियंत्रण को करेंगे कैसे? ये एक प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है एक तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और दूसरा इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है कि जो पॉइंट या जो भी स्टेप हमारा पहला है, उसके बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, हम इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये सारे स्टेप्स जो है हमारे सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स। कोई भी काम हो, उस काम को शुरू करने से पहले हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। हम उस प्लानिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हमने वो काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कब करेंगे। ठीक है, अब इस प्लानिंग के अंदर हम लोग उस स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। मतलब हमारे मात्रात्मक भी और हमारे गुणात्मक भी। मात्रात्मक होते हैं जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं,
यूनिट में हो गया, किसी भी प्रकार की गिनती में हो गया, किसी भी प्रकार के किलोग्राम में हो गया, ठीक है। और मात्रात्मक तो हो गए हमारे ये जिन्हें हम लोगों ने काउंट किया। गुणात्मक होते हैं जिन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो स्टैंडर्ड सेट करते समय सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे ये स्टैंडर्ड इस तरीके से सेट किए जाएं कि बहुत ही आसान हो, सबको समझ में आ जाएं और ये कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही वो बेंचमार्क्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य सेट करने हैं और हमने अपने उस काम को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिपीट द लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए मैंने एक संस्था के अंदर कर्मचारियों का स्टैंडर्ड सेट किया कि उन्होंने एक महीने के अंदर 2,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो 2,50,000 यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो हमारा बेंचमार्क है, वो हमारा एक स्टैंडर्ड है जहां तक हम लोगों ने उसे पहुंचाना है या वहां तक हम लोगों ने पहुंचना है। अब इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि हम इसे प्राप्त कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 2, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने क्या किया, उन्हें काम दे दिया, उनका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। नाउ वी हैव टू चेक, अब हम लोगों को चेक करना है कि उन्होंने काम कितना किया, कैसे किया और क्या वो काम हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर 3 प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं। कैसे हो सकता है, कर्मचारियों ने 2,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया हो सकता है कर्मचारियों ने 2,50,000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन किया हो, या हो सकता है इन यूनिट से ज्यादा का भी प्रोडक्शन हो गया हो। अगर तो ज्यादा का प्रोडक्शन हो गया है तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बराबर कर दिया है, एक्चुअल और डिजायर रिजल्ट्स हमारे इक्वल है, तब भी कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, हम थोड़ा सा उन्हें और मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी करें, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं की या यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है, तो वहां पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पर हमारा जो काम था सिर्फ परफॉर्मेंस को चेक करना था। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्टैंडर्ड्स। अब तीसरे स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितना कर्मचारियों ने काम किया, ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड था, हम लोग उनकी आपस में तुलना करेंगे, क्योंकि तुलना करने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि हमारा वो काम हमारे डिजायर रिजल्ट्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो उन्होंने 2,50,000 यूनिट्स के बराबर काम किया है, दैट्स ओके। अगर मान लीजिए उन्होंने 2,50,000 यूनिट से कम का प्रोडक्शन किया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो डेविएशंस, वो कमियां क्या है। 50,000 यूनिट्स की कमियां रही, ठीक है। अब वो कमियां क्यों रही, क्या उसके कारण थे, क्या वो गलती रह गई कि हम लोग अपने स्टैंडर्ड को अचीव जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन कमियों को दूर करेंगे। तो हम बढ़ेंगे 4th स्टेप की तरफ, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, ये गलती भविष्य में रिपीट ना हो और एट प्रेजेंट भी कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो गलती है वो सुधर जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। कर्मचारियों को अगर कोई भी लगता है कि मशीनरी किसी पुरानी टेक्निक की थी तो उनकी वो प्रॉब्लम सुनेंगे। अगर कोई कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का नहीं था वो चीज़ चेक करेंगे। मतलब जो जो कमियां रही हम लोग इस स्टेप के अंदर वो कोशिश करेंगे कि भविष्य में वो गलती ना हो, क्योंकि अगर वो गलती दोबारा ही रिपीट होनी है तो नेचुरल सी बात है कंट्रोलिंग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य है एक्चुअल और डिजायर रिजल्ट्स को आपस में बराबर लेकर आना। तो ये थी हमारी नियंत्रण करने की प्रक्रिया, जिसके अंदर हम लोगों ने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और ये हमारे सीक्वेंस में ही चलेंगे ताकि हमारी वो भविष्य में गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के सिद्धांत, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि नियंत्रण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रिंसिपल देखेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का सिद्धांत क्या मतलब है इसका? देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि जब भी हम लोग नियंत्रण करें उससे पहले हम लोग अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड 2 तरीके के हो सकते हैं, मात्रात्मक भी, गुणात्मक भी।
लेकिन ये जो हम स्टैंडर्ड सेट करें, एक तो ये बहुत ही सरल हो, आसान हो, इजी हो, सबको समझ में आ जाए। दूसरा, ये लोचशील हो। लोचशील होने का मतलब ये है कि अगर कुछ चेंज करना पड़े तो हम लोग करें, क्योंकि सबसे मेन बात आ जाती है स्टैंडर्ड के ऊपर। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ही सही हमारे सेट नहीं है, अगर वो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है कर्मचारियों की, तो इट मीन्स हम लोग वो टारगेट जो हमने रखा है वो ही गलत है, तो वो अचीव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना है स्टैंडर्ड को, कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएं वो कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार हो और बिल्कुल आसान हो, ताकि वो सबको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि आप लोग अगर इन स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग सिचुएशन, तो आप लोग उसमें कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कल ये बोला कि आप लोग कल फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके लाएंगे, मैं कल आप लोगों का टेस्ट लूँगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम हमारा जो है कल और सब्जेक्ट्स के भी टेस्ट हैं, तो हम लोग 3 चैप्टर्स जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ने मेरे को पहले ही अवेयर कर दिया कि वो कल तक 3 चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उनको 2 चैप्टर्स दे दिए, ताकि उनके अंदर योग्यता है उन 2 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करने की। अगर मैं उन्हें 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के लिए दूं, इट मीन्स मैंने उनको उनकी योग्यता से ज्यादा, योग्यता के अनुसार काम नहीं किया, तो इट मीन्स जो मैंने लोचशीलता थी वो यूज की। तो अगर हमें कोई भी चेंज करना पड़े इन सिद्धांतों में, तो हमें जो है चेंज करना चाहिए। अगला देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वही सेम चीज आ गई कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऐसे ही जब हमने कंट्रोलिंग की, नियंत्रण किया, तो उसका भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। अगर वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है तो इट मीन्स हमारा वो जो कंट्रोलिंग है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य, उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स हमने जितना भी अब तक काम किया वो हमारा वेस्ट जाएगा, हमारे टाइम की, हमारी मनी की सारी वेस्टेज होगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। अगला सिद्धांत ये कहता है कि कार्यवाही करो, काम करो। क्योंकि कहने में और करने में जैसे फर्क माना जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्ड तो सेट कर दिए, लेकिन अब हमने काम भी करना है। ये ना हो कह तो दिया कर्मचारियों को कि आपने 1 महीने के अंदर 2,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन अगर हमने वो काम किया ही नहीं तो हम लोग उसे चेक कैसे करेंगे। तो ये सिद्धांत कहता है कि नियंत्रण करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हमने कर्मचारियों को जो काम अलॉट किया है, कर्मचारी उस स्टैंडर्ड के अनुसार काम करना शुरू करें। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल। कंट्रोलिंग का जो ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि भविष्य में भी ये कंट्रोलिंग रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम लोग जब भी नियंत्रण की प्रक्रिया करें, तो अगर किसी भी काम में कोई भी डेविएशंस आई हैं, तो हम उन कमियों को दूर करेंगे ताकि वो हमारी भविष्य में गलती ना हो। फ्यूचर कंट्रोल का मतलब है भविष्य के ऊपर नियंत्रण करना। भविष्य के ऊपर नियंत्रण करने का मतलब है कि भविष्य में वो गलती ना हो, क्योंकि अगर वो गलती दोबारा ही रिपीट होनी है, इट मीन्स वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। हम लोग अपना टाइम, अपनी मनी वेस्ट कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग करने का कोई भी यूज नहीं होगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की विशेषताएं क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी प्रक्रिया क्या थी और उसके सिद्धांत क्या थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आपने मुझे अपना बहुत ही कीमती समय दिया और इससे पहले के मेरे लेक्चर्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।